हिमालय, ये नाम सुनते ही मन में ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां आती हैं ना। पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल दीवारों में से एक है। चट्टान और बर्फ की एक ऐसी जबरदस्त दीवार जो दक्षिण एशिया को तिब्बती पठार से बिल्कुल अलग कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि चट्टान और बर्फ की इस 3,500 किलोमीटर लंबी दीवार को कोई पार करे तो करे कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से व्यापारियों, यात्रियों और सेनाओं तक सबको परेशान किया है। आखिर इस विशाल चुनौती का सामना किया कैसे गया? सदियों तक इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा था, दर्रा, यानी माउंटेन पास। ये आप कह सकते हैं पहाड़ों के बीच के कुदरती रास्ते होते हैं, नसों की तरह जो घाटियों और अलग अलग सभ्यताओं को आपस में जोड़ते हैं। तो ये सिर्फ रास्ते नहीं हुए, ये तो इतिहास के गलियारे बन गए। लेकिन इन पुराने रास्तों की एक और सच्चाई है, इनकी एक दोहरी पहचान है। ये एक तरफ तो जिंदगी देने वाली लाइफलाइन है, तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन का हॉटस्पॉट भी। और यही बात इन्हें बहुत ज्यादा असुरक्षित बना देती है। इसे समझने के लिए नाथुला पास का एग्जाम्पल लेते हैं। जरा सोचिए, एक वक्त था जब इंडिया और चाइना के बीच का 80% ट्रेड, 80% व्यापार सिर्फ इसी एक तंग रास्ते से गुजरता था। ये पुराने सिल्क रूट की एक बहुत ही जरूरी आर्थिक हाईवे थी। और यही नाथुला दिखाता है कि कैसे एक आर्थिक लाइफलाइन मिनटों में जंग का मैदान बन सकती है। 1962 की लड़ाई के बाद इसे बंद कर दिया गया। 1967 में यहां फिर से एक बड़ी सैन्य झड़प हुई और फिर जाकर 2006 में इसे थोड़े बहुत ट्रेड के लिए खोला गया। मतलब एक ही पीढ़ी में यह दर्रा दोस्ती के सिंबल से दुश्मनी का सेंटर बन गया। और जियोपॉलिटिक्स के अलावा एक और बड़ी चुनौती है, और वो है खुद कुदरत। जोजिला दर्रे को ही ले लीजिए, इसे बर्फीले तूफानों का दर्रा भी कहते हैं। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मौसम। भारी बर्फबारी की वजह से ये रास्ता साल में लगभग 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। और जब कुदरत दरवाज़ा बंद करती है तो ट्रेड, सप्लाई, कनेक्शन सब कुछ रुक जाता है। तो ये साफ है कि ये दर्रे सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं हैं, ये हमेशा से स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है 1948 का ऑपरेशन बाइसन। जोजिला पास पर हुआ ये ऑपरेशन दुनिया के इतिहास में पहली बार था जब इतनी ज्यादा ऊंचाई पर लड़ाई में टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। इससे पता चलता है कि इन रास्तों पर कब्जा करना कितना जरूरी माना जाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर पहाड़ों के ऊपर से जाने की जरूरत ही खत्म हो जाए? पिछले कुछ दशकों में स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब पहाड़ों के ऊपर से गुजरने के बजाय सीधे उनके अंदर से उन्हें चीरकर रास्ता बनाया जा रहा है। और इस नए दौर का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा उदाहरण है अटल टनल। ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, ये एक तरह का ऐलान है कि अब इंजीनियरिंग मौसम और भूगोल की बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी पार कर सकती है। ये कोई मामूली सुरंग नहीं है, ये 10,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए। ये वो हाइट है जहां हवा पतली हो जाती है, ऑक्सीजन कम होती है और हड्डियां गला देने वाली ठंड में काम करना अपने आप में एक नामुमकिन सा काम लगता है। और जाहिर है, ऐसा करिश्मा करने में पैसा भी लगता है। इसकी लागत आई करीब करीब 3200 करोड़ रुपए। ये रकम दिखाती है कि इन प्रोजेक्ट्स पर कितना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो सवाल है, इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हुआ? फायदा जबरदस्त हुआ है। मनाली से केलांग का जो सफर पहले खतरनाक रोहतांग पास से होकर 5 से 6 घंटे में पूरा होता था और सर्दियों में तो बंद ही हो जाता था, वो अब इस टनल की वजह से साल के 12 महीने सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाता है। पर यह सब सुनने में जितना आसान लगता है, बनाने में उतना ही मुश्किल था। ये सुरंग बनाना कुदरत से 10 साल तक चली एक जंग जैसा था। इंजीनियर्स को रास्ते में 46 एवलांच वाली जगहों से निपटना पड़ा। रोज 30 लाख लीटर पानी सुरंग से बाहर निकालना पड़ता था और कई बार तो चट्टानें इतनी कमजोर थीं कि दिन भर की मेहनत में सिर्फ आधा मीटर की खुदाई हो पाती थी। सोचिए, सिर्फ आधा मीटर। तो यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर आज के समय में इन इतनी बड़ी और महंगी सुरंगों पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? और इसका जवाब एक शब्द में है, स्ट्रैटेजी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ टूरिज्म या सुविधा के लिए नहीं है। इनका सबसे बड़ा मकसद है
चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास के अहम इलाकों तक हमारी सेना को साल भर हर मौसम में पहुंच देना। अब ये LAC क्या है, ये समझना जरूरी है। ये कोई तय की हुई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। ये वो असल लाइन है जो इंडियन और चाइनीज कंट्रोल वाले इलाकों को अलग करती है। और क्योंकि इस पर सहमति नहीं है, ये विवादित है, इसीलिए इसके पास तेजी से पहुंच पाना इतना क्रिटिकल माना जाता है। ये जो करीब 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, इस पर विवाद मुख्य तौर पर 2 इलाकों में है। एक है वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चिन, जो चीन के कंट्रोल में है और भारत उस पर अपना दावा करता है, और दूसरा है ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश, जो भारत के कंट्रोल में है और चीन उसे साउथ तिब्बत बताकर अपना दावा करता है। तो इन सब सुरंगों का असली मकसद लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक इलाकों तक सैनिकों को, सप्लाई को और भारी हथियारों को साल के किसी भी दिन, किसी भी मौसम में तेजी से पहुंचाना है। और एक बात साफ कर दें, अटल टनल सिर्फ एक अकेली सुरंग नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, एक तरह की रेस, जिसे हम दुनिया की छत के लिए दौड़ कह सकते हैं। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है जोजिला टनल, जो अभी बन रही है। सोचिए, जो खतरनाक सफर पहले 3 घंटे लेता था और साल में 6 महीने बर्फ के कारण बंद रहता था, वो इस सुरंग के बनने के बाद सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। 15 मिनट, ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। जोजिला टनल, शिंकुला टनल जो अभी प्लान हो रही है, और ऐसी ही कई और सुरंगें, ये सब मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं। हम असल में हिमालय में एक बड़ी, लंबी चलने वाली स्ट्रैटेजिक रेस देख रहे हैं। एक ऐसी रेस जो हथियारों से नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ी जा रही है। तो ये सब देखकर एक सवाल मन में जरूर आता है कि 21वीं सदी में इन पहाड़ों को असल में कौन जीत रहा है? वो पर्वतारोही जो इनकी चोटियों पर चढ़ते हैं, या फिर वो इंजीनियर्स जो चट्टानों को भेदकर इनके आर पार